परवेज़ मुशर्रफ साहब के इंतकाल की खबर सुबह मिली है। मेरी उनसे बहुत तवील रफ़ाक़त थी। हमेशा मुझे उन्हें अपने ख़ानदान का फ़र्द समझा और अब तक मेरा उनसे बहुत ही एहतराम का ताल्लुक़ रहा। परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में कहने के तो फ़ौजी डिक्टेटर थे, लेकिन उनसे ज़्यादा बड़ी जमहूरियत पाकिस्तान में कभी नहीं रही। उन्होंने पाकिस्तान में आज़ाद मीडिया दिया, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को प्रमोट किया। उनके बाद आज का दौर जब हम उससे कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि आज की जमहूरियत किस कदर बदतरीन खस्तायत है और परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को कितना प्लूरिस्टिक पाकिस्तान बनाया था, कितना आज़ाद पाकिस्तान बनाया था। परवेज़ मुशर्रफ ने बड़े मुश्किल हालात में पाकिस्तान को लीड किया और आज पूरा पाकिस्तान ये समझता है कि उनका दौर पाकिस्तान में एक बेहतरीन दौर था। मैं ये समझता हूँ कि उनके दोस्तों के छोटेपन की वजह से आखिर में उन्हें तकालीफ का जो है वो सामना करना पड़ा, लेकिन बहरहाल तारीख़ हमेशा उन्हें याद रखेगी और वो उन्हें अपने पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र था, उन्हें अपने फ़ौजी होने के ऊपर फ़ख्र था, उन्हें अपने ख़ानदान के स्ट्रगल पर फ़ख्र था। परवेज़ मुशर्रफ साहब, वी विल मिस यू। आपको बता रहे हैं कि साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ तवील अलालत के बाद इंतकाल कर गए हैं। परवेज़ मुशर्रफ एक अरसे से दुबई के अमेरिकन अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अहल खाना के मुताबिक परवेज़ मुशर्रफ का आज सुबह दुबई में इंतकाल हुआ। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने भी साबिक सदर जनरल रिटायर परवेज़ मुशर्रफ की वफात पर इजहार अफसोस किया है। वुरसा से इजहार ताज़ियत किया। मरहूम सदर के लिए दुआए मगफरत, वुरसा के लिए सब्र जमील की दुआ भी की है। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही ने भी साबिक सदर आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। परवेज़ इलाही ने कहा कि सबा मुशर्रफ, बिलाल मुशर्रफ और बेटी आयला मुशर्रफ के गम में बराबर के शरीक हैं। कहा कि पाक फौज और मुल्क के लिए परवेज़ मुशर्रफ की खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली ऐवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, एक अफसोसनाक खबर आज सुबह हमें मिली, क्या कहेंगे इससे मुतालिक? जी बिल्कुल, जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा किरदार रहे हैं और उनका किरदार अच्छा था बुरा था इसका तयन तो तारीख और मुसन्निफ ही करेगा, लेकिन इस वक्त वो खबर यही है कि वो इंतकाल कर चुके हैं और अल्लाह ताला से हम सब की बतौर मुसलमान एक दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। इसी किस्म का बयान जो है वो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की जानिब से भी जारी किया गया है और ISPR ने भी बताया है कि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के साथ तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने भी अपने साबिक बॉस हम कह सकते हैं, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी रहे, बल्कि रियासत के सबसे बड़े ओहदे यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की हैसियत से भी सुप्रीम कमांडर रहे हैं मुसल्लह अफवाज के। तो उनकी जानिब से भी उनके इंतकाल के ऊपर इजहार अफसोस किया गया है, इजहार ताज़ियत किया गया है और दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए और उनके अहले खाना को इस्तकामत और सब्र अता फरमाए। इसके साथ ही अगर हम बात करें उनके सियासी कैरियर की, तो डेफिनेटली परवेज़ मुशर्रफ का जो बतौर सोल्जर एक कैरियर है वो एक तरफ और बतौर हम कह सकते हैं कि मुल्क के हुक्मरान के तौर के ऊपर 12 अक्टूबर 1999 को जब उन्होंने एक कूप के बाद जो है वो ये इक़्तिदार संभाला या तख्ता उल्टा गया उनकी जानिब से उस वक्त की बरसर इक़्तिदार हुकूमत का, तो उसके बाद से लेके अब तक जो उनका किरदार है वो हमेशा कंट्रोवर्सी का शिकार रहा है और उनका हम जानते हैं कि 2016 से वो UAE के अंदर मुकीम है इलाज के हवाले से और उनकी जो बीमारी थी उसके बारे में ये भी कहा गया था कि वो एक लाइलाज मर्ज है, उनकी जो सिम्टम्स हैं या अलामात हैं उनका इलाज किया जा रहा है और उनके ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए थे। तो ये तो इस मामले का एक हम कह सकते हैं कि एक इंसानी पहलू है, लेकिन उनके मुल्की मंजरनामे पर, मुल्की सियासत या मुल्क की हुकूमत के मंजरनामे पर आने से लेकर अब तक जो है उनका किरदार मुख्तलिफ कॉन्ट्रोवर्सीज का शिकार रहा। 12 अक्टूबर 1999 का इकदाम हो, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने इक़्तिदार संभाला, एहतसाब हुआ उनके दौर में, फिर एक मुतनाज़ा तरीन PCO जारी किया गया, फिर उसके बाद हम देखते हैं वॉर ऑन टेरर का मामला था, आइन के अंदर तरामीम का मामला था, जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का मामला था जिसके जरिए कहा जाता है कि मुस्लिम लीग काफ की तश्कील की गई, 2 साबिक वज़ीर आज़म को मियां नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए आइन के अंदर खुसूसी तरामीम की गई। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज के साथ साथ अकबर बुख्ती का मामला भी उनके दौर के अंदर सामने आया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सियासी इस्लाहात हैं या नैब का जो एहतसाब का मामला है, नैब का इदारा उनके दौर में इंट्रोड्यूस करवाया गया जो कि आज भी कंट्रोवर्सीज का शिकार है। इसके साथ ही जो पॉजिटिव डेवलपमेंट थी उनके दौर के अंदर और जो कि हमने देखा है कि तकरीबन हर
फौजी हुक्मरान ने, चाहे वो सदर अयूब खान हो जिन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम जो बल्दियाती इदारे हैं, बल्दियाती इदारों का निज़ाम जो है मुतारिफ करवाया, बेसिक डेमोक्रेसी का नाम दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो डेमोक्रेसी के या बरह रास्त डेमोक्रेसी के या मगरबी डेमोक्रेसी के जी लायक नहीं है, काबिल नहीं है। इसलिए उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज का इदारा अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया और उसी लेगेसी को कैरी किया। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बल्दियाती इंतखाबात हों या परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जो जिला नाज़मीन का निज़ाम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसका मकसद बराह रास्त तो अवाम तक जो इक़्तिदार जो है वो पहुंचाना था, अवाम तक पावर पहुंचाना था, डिसोल्यूशन ऑफ पावर का नाम दिया गया। लेकिन सब जानते हैं कि उसका मकसद पीछे यही था कि गैर जमाती बुनियादों पर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसका मकसद यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं या पॉलिटिकल कल्ट्स बन चुके हैं उनको कमजोर किया जा सके। लेकिन इसके साथ ही उनके दौर में हमने देखा कि जी ठीक है। पाकिस्तान ब्यूरो चीफ सलमान लिवान हमारे साथ ही रहिएगा। अभी हमें दिफाई तज्जियाकार कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत ही अफसोसनाक खबर आज सुबह हमें मिली और आप बताएगा कि आर्मी के रैंक्स और प्रोफाइल में जनरल मुशर्रफ को किस निगाह से देखा जाता है? जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। जी बिल्कुल, मैं उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है या जो उनकी एज ए रूलर, एज ए डिक्टेटर जो सेगमेंट था उसको तो डिस्कस नहीं करूंगा। वो तो अभी आप जैसे बात करी थी, मैं उनकी मिलिट्री जो लाइफ है उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। जी ही वाज अ वेरी ब्रेव सोल्जर और ये जो ब्रेवरी का सफर है ये 1965 से शुरू हो गया जब एज ए यंग लेफ्टिनेंट उन्होंने 65 की वॉर में एक गन पोजीशन के ऊपर से जहाँ पे गोले फट रहे थे और आग लगी हुई थी वहां से अपने हाथों से जाके बर्निंग राउंड्स निकाले और उस पूरी गन पोजीशन को, पाकिस्तानी गन पोजीशन को बचा लिया। ही वाज अ ब्रेव मैन, ही वाज अ ग्रेट सोल्जर और उन्होंने आर्मी के लिए और हमारे जो दिफा के सारे प्रोग्राम्स हैं उनके लिए बहुत काम किया। और आई थिंक इनके जमाने में आर्मी जो थी वो एक बहुत अभी भी बहुत प्रोफेशनल आर्मी है और इस वक्त आर्मी की जो मॉडर्नाइजेशन है उसको उन्होंने आई थिंक वो उनके दैट वाज द क्लोजेस्ट टू हिज हार्ट। अच्छा सर, साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब इंतकाल कर चुके हैं। उनके इंतकाल को आप कितना बड़ा नुकसान समझते हैं पाकिस्तान के लिए? जी देखिए, एक ऐसा शख्स जो कि आपके आर्मी चीफ रहे हों, उसके बाद वो मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हों और फिर जाहिर है वो उनकी एक एफर्ट हो और एक बड़े टाइम पीरियड पे उन्होंने उस जो एक पोजीशन ऑफ आई वुड से कि पॉलिसी मेकिंग है वहां से चीजों को देखा हो तो जाहिर है उनका इस तरह से रुखसत होना जाहिर है एक नुकसान तो है कौम के लिए। लेकिन आई थिंक मैं समझता हूँ जी कि ये एक साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि अब ये टाइम है कि हमें आगे मूव करना है। हमें वी आर नॉट टू बी फ्रोजन इन हिस्ट्री और वो जो चीजें हैं उनको लेके अब हमें आगे चलना है। बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें शायद उस तरह से पॉलिटिकल रेल्म में होती हैं जो कि शायद उस कॉन्टेक्स्ट में शायद एक कुछ कंट्रोवर्शियल भी बन जाती हैं। लेकिन अब हमें ये जो टाइम है इसमें हमें आगे चलना चाहिए और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जो है वो एक आमीन। अच्छा सर, आपने भी उनके दौर में जो है वो देखा होगा, तो आप बता सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से उनका दौर किस तरह से आप उसको देखते हैं, कैसा रहा? जी मैंने जैसे पहले कहा जी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है वो कि आपने पूछ लिया तो डेफिनेटली सबको पता है जी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो उनके दौर में बहुत काफी इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत बेहतर थी और पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए और उसके बाद एकदम से हमारी कुछ जो थी कुछ हम पे इकोनॉमिक सैंक्शंस इमीडिएटली लगी। उसके बावजूद जो था वो पाकिस्तान ने जो था आई थिंक इट वेल और जो थी हमारी एक्सपोर्ट, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी फिस्कल पॉलिसी और हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये सब चीजें जो थी आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री के ऊपर थी। और इसके साथ साथ जो हमारी एग्रीकल्चर थी जो कि हमारी मेन बैकबोन है इकोनॉमी की, उसके अंदर भी जो थी आई थिंक हम लोग सरप्लस थे उनके जमाने में। थ्रू आउट द पीरियड हम वीट में सेल्फ सफिशिएंट थे, हम राइस के अंदर जो थे बहुत सरप्लस थे। इस तरह से बहुत सारी चीजें थी जो हमारी बहुत बेहतर थी। अच्छा सर, जंगी महाज पर उनकी खिदमत से मुतालिक अगर आप नाज़रीन को खुलकर बता सकें। जी जैसे मैंने बताया कि वो 65 की वॉर से लेके फिर हम उनको देखा 71 में भी उनके ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया। उसके बाद अगर आप आगे आ जाएं तो फिर हम मतलब
आई मीन इन मोस्ट बेनाइन टर्म अगर मैं ये कहूँ तो कारगिल जो था वो कारगिल ऑपरेशन जैसा कि उन्होंने प्लान किया और वो उसका क्या असरात थे, क्या उसका रिजल्ट निकला और क्यों निकला, इस बहस को एक साइड पे रखते हुए फिर मैं ये कहूँ तो जाहिर है वो एक प्लानर तो थे जी, एक कंट्रीब्यूशन तो उनकी थी। फिर उसके साथ साथ अगर आप देखें तो उसके बाद भी जितने हमारे आपके आज 5 फरवरी है, कश्मीर कॉज में देखें तो आप कश्मीर कॉज की भी हमेशा वो वॉइस बुलंद किया करते थे और कश्मीर पे भी बात करते थे और उसको इंटरनेशनली भी जो है उन्होंने उसको कश्मीर कॉज को इंटरनेशनली भी लोगों को अवेयर करने की कोशिश की। इसके साथ साथ वेस्टर्न फ्रंट पे अगर आप देखें तो जो वॉर एंड टेरर थी उसमें भी उन्होंने जो है उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन की एंड ही वांटेड कि हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो भी स्टेबलाइज हो और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े वो हमें करना चाहिए। जी ठीक है सर, हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सलमान, आप बताएगा कि काफ़ी वक्त से वो अलील थे, उनकी बीमारी से मुतल्लिक कोई तशखीस नहीं हुई थी और क्या वो शदीद हालत में भी उनकी वतन वापस आने की खबरें आ रही थी लेकिन वो आए नहीं थे, क्या वजह बनी थी? जी बिल्कुल, 2016 से वो यूएई में थे और पाकिस्तान से जमानत हासिल करने के बाद, क्योंकि उससे पहले हम जानते हैं कि उनके खिलाफ एक आइन शिकनी के मुकदमे के अंदर हाई ट्रीजन का केस जो है वो बड़ा एक कंट्रोवर्सी का शिकार हुआ। लेकिन बहरहाल 2016 के बाद से वो यूएई में थी और उनकी जो बीमारी है वो कहा जाता है कि इस किस्म की बीमारी थी जो आज की तारीख तक, आज के दौर तक जो है दिन तक लाइलाज बीमारी है, जिसमें उनके आज़ाद जो है वो काम करना छोड़ गए थे और उनकी सेहत इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो पाकिस्तान का सफर कर सकें। बाज़ औक़ात हमने देखा कि मुख्तलिफ मीडिया शोज के अंदर या टॉक शोज के अंदर नजर आए, उनकी वीडियोज जो हैं वो भी मंजर आम के ऊपर आई, जिसके अंदर हम वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता था कि वो बीमार हैं, अलील हैं और अपनी बीमारी से एक जंग जो है वो लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी जो सेहत है वो इस काबिल नहीं थी कि वो पाकिस्तान का एक फिजाई सफर जो है वो कर सकें और उनकी जो बीमारी है उसके बारे में कहा जाता है कि वो ऐसी बीमारी है जिसमें प्रोटीन जो है बॉडी के अंदर मौजूद वो नाकारा होने शुरू हो जाती है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं और इसके साथ ही कुछ जो आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो काम करना छोड़ जाते हैं। और बाद औक़ात ये कहा जाता है कि किडनी फेलियर भी होता है और अगर दिल के अंदर ये हो तो ये दिल के जो पट्टे हैं वो सख्त हो जाते हैं। तो इस किस्म की उनकी बीमारी थी जो कि काफी तशवीशनाक बीमारी थी और वो एक बीमारी से तवील जंग जो है वो अपनी लड़ रहे थे और इसी वजह से वो मुकीम थे यूएई के अंदर, जहां पर उनका इलाज मुआवजा जो है वो हो रहा था। और अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही सामने आया है कि उनकी फैमिली की जानिब से कहा गया है कि तदफीन जो है गालिबन पाकिस्तान में उनकी की जाएगी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश यही थी कि उनको पाकिस्तान में उनकी मट्टी के अंदर ही दफन किया जाए। तो वो बतौर इंसान, बतौर उनका इतना बड़ा कैरियर रहा है, मुल्क के आला तरीन ओहदों के ऊपर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आई होप कि इसका रिस्पेक्ट किया जाएगा। और अब से कुछ देर पहले प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी कंडोलेंस का मैसेज आया है, जिसमें परवेज मुशर्रफ के लिए सब्र जो है उनके जवार रहमत के लिए दुआ की गई है और उनके अहले खाना के लिए भी दुआ की गई है कि अल्लाह ताला उनको सब्र इस्तकामत अता फरमाए और उनको सब्र जमील अता फरमाए। तो बतौर इंसान, बतौर मुसलमान, जो अगर उनकी, मेरा ख्याल है कि अगर उनकी तदफीन की ख्वाहिश थी पाकिस्तान में, तो यकीनी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को भी और उनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी उससे वाकिफ होंगी और उसका एहतराम किया जाएगा। तो आई होप उनकी जो आखिर जो नमाज जनाजा है, तदफीन है, वो पाकिस्तान में ही होगी। जी ठीक है। आबिद लतीफ़ साहब, आपकी तरफ आएंगे बतौर सदर, उनकी सिफारती सतह पर आप उनकी कारकर्दगी को किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर उनके पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशन हो या अमेरिका के साथ रिलेशन हो या रशिया के साथ रिलेशन? जी मैं ये कहूँगा कि वो एक वन ऑफ द फाइन वर्ल्ड लीडर थे, क्योंकि हमने उनके पूरे उस दौर में देखा कि उन्होंने इन मुल्कों के साथ, पाकिस्तान बहुत से एक क्राइसिस में था जब हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह की थी, फिर ईस्टर्न बॉर्डर पे कुछ हालात ठीक नहीं थे और इसके साथ साथ जो है हम जब पाकिस्तान ने पर्टिकुलरली जब धमाके भी कर दिए और उसके बाद फिर 9/11 का वाकया हुआ और उसमें भी आपने देखा कि जो है वो अफगानिस्तान में जो वॉर है वो नेटो की वॉर वहाँ पे पहुँच गई। इस सारे दौर के अंदर वो है ही, आई थिंक कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को ना सिर्फ एज ए लीडर, एज ए स्टेट्समैन हैंडल किया, बल्कि वो उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उनका भी सेफ गार्ड किया जाए। तो वो उसकी वजह ये है कि वो एक तो वो शुरू से ही वाज अ डिसीजन मेकर, वो उनकी आर्मी में भी यही रेपुटेशन थी कि वो
डिसीजन लेते थे, बोल्ड थे और ब्रेव थे। तो यही चीज उनकी डिप्लोमेसी में भी नजर आती है, बोल्डनेस, डिसीजन मेकिंग और टाइमली डिसीजन। जी ठीक है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। उनके अलावा ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।